नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एसआईटी यानी स्पेशल टास्क फोर्स किसी बड़े चौंकाने वाले नतीजे की तरफ बढ़ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जीतन साहनी, मुकेश साहनी जो सन ऑफ महिला हैं, उनके पिता की दरभंगा के बेलौल के पैतृक आवास में देर रात हत्या की। उनकी हत्या बड़ी बेरहमी से कर दी गई, ऐसी बेरहमी से कि इस शव को छत विक्षत हालत में, ऐसी हालत में कि कोई भी देख करके अब रोंगटे खड़े हो जाने के लिए बाध्य हो सकता है। उनकी हत्या के बाद अब कोहराम मचा है। स्वाभाविक था कोहराम मचना, लेकिन इसमें सबसे जो खास बात है वो ये कि विपक्ष ने सरकार की तरफ हमले की धार मोड़ दी है। उसके हमले की धार न सिर्फ मोड़ी है बल्कि सीधा का सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि इस सरकार की नाकामी है और सरकार ने इसमें इस हत्या की साजिश के सूत्रधारों को पकड़ने में और उसे बेनकाब करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। सीधा तौर पर अगर कहें तो ये हत्या जो निर्मम हत्या हुई है, इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र की बू आती हुई नजर आ रही है। अब एसआईटी का गठन तत्परता से किया गया। स्पेशल टास्क फोर्स में जो शालिनी मिश्रा सिंघम, लेडी सिंघम के नाम से मशहूर है, दरभंगा की एसपी, उनके नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है और बड़ी तेजी से इस षड्यंत्र को खुलासे की तरफ ये टीम बढ़ती हुई दिख रही है। मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगा कि सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी पिछले लोकसभा चुनाव में विपक्ष के एक ऐसे नेताओं में शामिल थे जो तेजस्वी की जोड़ी के रूप में चिन्हित किए गए। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव सारी जनसभाओं में इकट्ठा जाते थे और एक बड़ा मैसेज उन्होंने देने का काम किया। पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज को जोड़ने की कड़ी में इन दोनों की जोड़ी खास रूप से चिन्हित की गई। लेकिन अब चुनाव के बाद जब उपचुनाव विधानसभा का हुआ रुपौली का, उसके बाद और आगे जो उपचुनाव विधानसभा के होने वाले हैं, उसके पहले अचानक देर रात ग्रामीण इलाके के इनके घर में इनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जीतन साहनी अपने पैतृक आवास में रहते थे बिलौल के गांव में, लेकिन मुकेश साहनी जो उनके पुत्र हैं और दूसरे परिवार के लोग दरभंगा शहर के आलीशान मकान में रहते थे। ये पड़ताल का विषय हो सकता है कि उनके पिता गांव के घर में कैसे रहते थे, उस आलीशान भवन में इनको रहने की आवश्यकता क्यों नहीं महसूस होती थी। इन सबसे परे एक और खास बात ये कि जिस तरह से विपक्ष ने हमले की धार मोड़ दी है सरकार की तरफ, वो गैर स्वाभाविक नहीं है, बिल्कुल स्वाभाविक है। सरकार नाकाम है, कानून व्यवस्था विफल है, ये विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है। लेकिन विपक्ष ने पूरा का पूरा सीधा नीतीश सरकार को घेरने के साथ ये कह दिया कि इसमें षड्यंत्र किया गया है और षड्यंत्र सत्ता पक्ष से किया गया है। अब इसकी पड़ताल जब एसआईटी कर रही है तो उस पर अभी से कोई टीका टिप्पणी करना आसान सा काम नहीं है। नहीं कहा जा सकता है कि क्या है, सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन एक खास बात ये उभर के आती है कि जब भी इस तरह की हत्याओं को लेकर के कोहराम मचता है, चाहे नरसंहारों का दौर रहा हो या राजनीतिक हत्याकांडों का दौर, तब हमेशा विपक्ष के निशाने पर सत्ता पक्ष रहा करता है और सत्ता पक्ष का होना स्वाभाविक भी है। पड़ताल के बाद सच्चाइयां लेकिन दूसरी तरफ का रुख कर लेती हैं और सच जब आता है सामने तो सब के सब अवाक रह जाते हैं।
मुझे भी इसका अंदेशा लग रहा है कि इसके पीछे निश्चित रूप से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है और दुश्मनी हो सकती है। वो चाहे तो सियासी दुश्मनी हो या पारिवारिक दुश्मनी हो या इसके पीछे कुछ और दुश्मनी की वजह हो, लेकिन इतना कहना प्रासंगिक होगा और इतना सटीक भी है कि इस तरह की हत्याएं जब भी होती है वो चोरी और डकैती के लिए नहीं की जाती है। मुकेश सहनी एक हस्ती हैं, बेशक उन्होंने सफलता नहीं हासिल की। इंडिया फ्रंट में आने के बाद उनका कोई ऐसा स्ट्राइक रेट नहीं बन पाया और न ही वो कोई सीट जीत पाए, लेकिन उन्होंने समीकरणों को बनाने का काम किया इंडिया फ्रंट के लिए राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाकर के, खासकर तेजस्वी के निकटवर्ती बन करके उन्होंने एक छाप तो छोड़ी है। अब उनके पिता की इस तरह से निर्मम हत्या पर सवाल तो उठेंगे भी, लेकिन क्या इसके पीछे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है? या फिर ऐसा क्यों न सोचा जाए कि राजनीतिक टोन देने के लिए, सत्ता पक्ष पर हमले के लिए कहीं न कहीं इनकी हत्या कराने वाले लोग या हत्या करने वाले लोग उस खेमे में ही बैठे हो जिसकी तरफ से ये आवाज उठाई जा रही है और जिस तरफ से सत्ता पक्ष पर हमला किया जा रहा है। यानी साफ ये हो सकता है, ये बिल्कुल इस संदेशे से मुकर नहीं सकता है कोई कि जानबूझ करके ऐसी हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई और उसको, उसकी जड़ें, उसकी तोहमत सत्ता पक्ष पर लगा दी गई हो। सरकार की नाकामी को गिनाने के लिए ये एक सोचा समझा हुआ ऐसा षड्यंत्र हो सकता है। सच्चाइयां जो भी होंगी, सच्चाई तो सामने आ जाएगी जब एसआईटी गठित कर दी गई है और वो भी लेडी सिंघम इसका नेतृत्व कर रही हैं, तो दूध का दूध, पानी का पानी तो हो जाएगा। लेकिन चुनाव के मौसम में इस तरह की हत्या से माइलेज लेना और ये कहीं अगर इसका सूत्र समझ में आ गया कि हत्या की साजिश रची गई जानबूझकर के इस षड्यंत्र के लिए, तो आपको ये जानकर न सिर्फ हैरत होगी बल्कि ये सच है कि फिर विपक्ष को औंधे मुंह गिर जाना पड़ेगा। अब विपक्ष औंधे मुंह गिरता है या सरकार की नाकामी साबित होती है, एसआईटी के खुलासे के बाद ये सामने आ जाएगा। लेकिन इस तरह की राजनीतिक हत्याओं का और इस तरह के हत्याकांडों का दौर बिहार में अब अगर शुरू होता है या फिर इसकी शुरुआत यहीं से होती है, तो ये बहुत ही खतरनाक मंजर साबित हो सकता है, क्योंकि राजनीति और बिहार की राजनीति में हत्याकांड, नरसंहार का दौर लंबे समय तक बिहार के माथे पर कलंक का टीका बनकर साबित हुआ है। हमेशा बिहार इससे बदनाम हुआ है। अब बेहतर यही होगा कि नीतीश सरकार इसके पीछे जो साजिश रची गई, जो इसके सूत्रधार हैं, उनको बेनकाब कर दे। ये काम जल्दी से अगर हो जाता है तो निश्चित रूप से विपक्ष की बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन हाँ, अभी चुनाव है और चुनाव में इस तरह के वाक़ये जब होते हैं तो उसका भरसक लाभ उठाने की कोशिश की जाती है। राजनीति है और राजनीति में ये सब खासकर बिहार में बखूबी चलता हुआ देखा गया है। शायद आगे भी चले, लेकिन बेहतर यही होना चाहिए और बेहतर होगा भी कि सरकार इसका पटाक्षेप करे। ये जिम्मेवारी सरकार की होती है, सत्ता पक्ष की होती है। इसलिए सत्ता पक्ष को निष्पक्षता के साथ और पूरा सिर माथे झुका करके सच को सामने लाने की तरफ बढ़ना बेहद आवश्यक है। देखें अब नतीजा क्या निकल के आता है और सच्चाई किस तरह से सामने आती है। आप भी हमारे वीडियो पर और इस खास विषय पर अपनी राय दीजिए। हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपसे निवेदन है कि आप इसे अविलंब सब्सक्राइब करें।
और देखते रहिए आपके साथ मेरी बात, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।